सुबह के करीब 6 बजे के आसपास एक लड़का अपने गोदाम में लकड़ियां काटकर कुछ बना रहा था। उसने बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉल्यूम पर म्यूज़िक बजाया हुआ था एंड उसके साथ साथ वो लकड़ियां काट रहा था। अब उसकी माँ उसको पीछे से बार बार आवाज़ लगा रही थी, बट क्योंकि म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉल्यूम पर था एंड लकड़ियाँ काटने की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको उसकी माँ की आवाज़ सुनाई नहीं देती। कई बार आवाज़ देने के बाद जब उसको उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपनी माँ पर ही भड़कने लगता है एंड उसको कहने लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, मेरा कंसंट्रेशन खराब हो जाता है और फिर मुझसे कुछ भी काम नहीं होता। अब उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा, मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि तू सुबह के वक्त इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजाकर क्या काम कर रहा है। बट वो अपनी माँ को उस बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। साथ ही साथ उससे कहता है कि सबको बोल देना कि 5-6 घंटे तक यहाँ पर कोई मत आए, क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहा हूँ। अब उसके कहने के मुताबिक 5-6 घंटे तक उस गोडाउन में कोई भी नहीं आता एंड 5-6 घंटे बाद वो लड़का 5 ताबूत बनाकर तैयार करता है। उस ताबूत को उसने इसलिए बनाया था क्योंकि उसे उनके अंदर एक एक डेड बॉडी रखनी थी। अब ठीक वो ऐसे ही डेड बॉडी एक एक करके 5 ताबूत के अंदर 5 डेड बॉडी रख देता है। बट उसके बाद उस ताबूत में से एक आदमी निकलता है और उसके बाद पुलिस के पास चला जाता है एंड वो पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। उसके बाद 17 मई 2025 को पश्चिम बंगाल का मालदा हाई कोर्ट आसिफ मोहम्मद नाम के एक लड़के को मृत्युदंड की सज़ा सुना देता है। बट आखिर ये लड़का कौन था एंड इसने क्या क्राइम किया था जो इसको इतनी बड़ी सज़ा दी गई एंड पुलिस के सामने ये केस कैसे खुला? वेलकम टू द शो। माय नेम इज़ अकदस एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड आसिफ मोहम्मद। पश्चिम बंगाल के मालदा से लगभग 25 किलोमीटर दूर 16 माइल नाम का एक विलेज था एंड उस विलेज के अंदर एक फैमिली रहा करती थी जिसमें 6 मेंबर थे। आसिफ मोहम्मद एंड उसके पापा जावेद, उसकी मॉम ईरा, उसकी दादी अलीक जान बीबी एंड उसकी बहन आरिफा खातून एंड एक उसका बड़ा भाई था। 28 फरवरी 2021 को आसिफ अपने गोदाम में कुछ काम कर रहा था। आसिफ का घर और गोदाम दोनों मिले हुए थे, जिस वजह से वो वहीं पर काम किया करता था। उसकी मॉम उसको खाने के लिए बुलाती है। सब डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी कुर्सियां पर बैठ जाते हैं। तभी आसिफ फ्रिज से एक जूस की बोतल निकालता है एंड उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। उसके बाद उसमें 20-25 नींद की गोलियां मिला देता है एंड उस बोतल को हिलाता हुआ नींद की गोलियों को जूस में मिक्स करता हुआ वापस डाइनिंग टेबल के पास आता है एंड कहता है कि मैं इसको फ्रिज में रख देता हूँ, खाना खाने के बाद इसको पी लेंगे। अब सब लोग खाना खाते हैं। आसिफ अपने बड़े भाई से कहता है कि फ्रिज में एक जूस की बोतल लगी है, उसको निकाल दो और सबको जूस दे दो एंड मुझे थोड़ा कम देना क्योंकि मैं इसे पहले भी पी चुका हूँ। अब उसका बड़ा भाई ठीक वैसे ही करता है, आसिफ को थोड़ा कम जूस देता है एंड सबको पूरा पूरा गिलास जूस दे देता है। आसिफ अपना जूस लेकर अपने गोदाम में चला जाता है एंड वहाँ पर ईयरफोन्स लगाकर एक मूवी देखने लगता है। अब 2-2.5 घंटे बाद जब आसिफ वापस आता है तो देखता है कि जितने भी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे वो वहीं पर ऑलमोस्ट बेहोश हो चुके हैं एंड अब आसिफ को जब ये यकीन हो जाता है कि अब ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर वो फिर से अपने गोडाउन में जाता है एंड वहाँ पर 5 ताबूत तैयार करता है। उन ताबूत के लिए वो बाहर से पॉलीथीन लेकर आया था। ताबूत बनाने के बाद उस पॉलीथीन को ताबूत के अंदर लगा देता है। उसके बाद वापस से डाइनिंग टेबल के पास आता है एंड सोचने लगता है कि आखिर सबसे पहले किसको लेकर जाए। वो सबसे पहले अपने पापा की तरफ देखता है एंड उनके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे ना, अब डांट कर दिखाओ। उसके बाद अपने पापा को घसीटता हुआ ताबूत के पास लेकर आता है एंड उसने देखा था कि उन सब के मुंह से झाग निकल रहे थे
एंड वो सब पूरी तरीके से बेहोश नहीं थे। इसीलिए वो उनके हाथ पैर को, अपने पापा के हाथ पैर को रस्सी से बांध देता है एंड मुंह पर टेप लगा देता है। फिर ताबूत का ढक्कन ऊपर से बंद करके उसमें कीले लगा देता है एंड ताबूत के अंदर पानी डालकर देखता है कि पानी बाहर निकल रहा है या फिर नहीं। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाता है एंड बेहोश हुई माँ से कहता है कि माँ, तुम पापा के पास रहोगी तो अच्छा रहेगा। इसलिए माँ को भी उठाकर ताबूत में लेकर आता है, उनके भी हाथ पैर बांधता है, मुंह बांधता है, ताकि अगर वो उठ भी जाएं तो कुछ ना कर पाए। उसके बाद उनको भी ताबूत में पैक कर देता है एंड उसमें भी पानी का पाइप लगा देता है। फिर अपनी बहन को लेकर आता है। उसके बाद बहन के भी हाथ पैर बांधता है, मुंह बांधता है, उसको भी ताबूत में रख देता है। जैसे जैसे वो ताबूत में उन लोगों को पैक कर रहा था, साथ साथ उसमें पानी का पाइप भी छोड़ रहा था। फिर वो अपनी दादी को लेने के लिए जाता है। उसकी दादी की एज 75 ईयर्स की थी, बट उनमें वेट थोड़ा ज़्यादा था, जिस वजह से वो अपनी दादी को नहीं उठा पा रहा था। जिसके बाद वो अपनी दादी के पैरों में एक रस्सी बांधता है एंड जैसे किसी बहुत भारी चीज़ को घसीटा जाता है, कंधे पर इस तरीके से रस्सी रखकर वो उनको घसीटता हुआ ताबूत के पास लेकर आता है एंड अपनी दादी को भी हाथ पैर बांधकर उसी में पैक कर देता है। अब उसने 4 लोगों को ताबूत में पैक कर दिया था एंड ये करते हुए वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। अब वो अपने भाई के पास जाता है। उसके भाई की एज 21 साल की थी एंड वो अपने भाई को भी नहीं उठा पाता। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था, इसीलिए वो अपने भाई को ठीक से नहीं बांध पाता, बट वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा मारता है और कहता है, मुझे इस घर में जो कुछ भी सुनने को मिला है वो सब तुम लोगों की वजह से सुनने को मिला है। एंड उसके बाद वो अपने भाई को भी ताबूत में पैक कर देता है एंड उसमें भी पानी चला देता है। ये सब कुछ करते हुए शाम के 7 बज जाते हैं। आसिफ, जिसने के सभी लोगों को ताबूत में पैक कर दिया था, वो वहीं पर ताबूत के पास बैठा हुआ रेस्ट कर कर खाना खा रहा था। तभी वो देखता है कि एक ताबूत हिल रहा है एंड वो सोचता है कि किसी को होश आ गया है। इसीलिए वो भागकर अपने कमरे से एक पिस्टल लेकर आता है, ताकि जो भी हो, जिसको भी होश आया हो, अगर वो उससे लड़ने की कोशिश करेगा तो आसिफ उसको गोली मार देगा। एंड आसिफ उस ताबूत के ऊपर रिवॉल्वर रख लेता है। वो जो ताबूत हिल रहा था वो उसके बड़े भाई का था। उसका बड़ा भाई उससे रिक्वेस्ट करने लगता है एंड उसको बातों में उलझा लेता है एंड साथ साथ वो अपने हाथों की टेप को भी खोलने की कोशिश कर रहा था। अब आसिफ थोड़ा सा बड़े भाई की बातों में आ जाता है कि तभी उसका भाई अपने हाथ की टेप खोल देता है। उसके बाद आसिफ से बात करने की कोशिश करता है एंड जैसे ही उसको मौका मिलता है वो आसिफ को उठाकर पटक देता है और पिस्तौल अपने हाथ में ले लेता है। अब छोटा भाई यानी कि आसिफ अपने बड़े भाई को धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि आखिर क्या कर सकता है, तो आसिफ उसको एक और बात बताता है। दरअसल आसिफ के बड़े भाई की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम सुल्ताना था एंड कुछ ही दिन पहले वो उससे मिलने के लिए आई थी, जहाँ पर आसिफ का बड़ा भाई एंड सुल्ताना इंटीमेट हुए थे एंड चुपके से आसिफ ने उन दोनों की न्यूड वीडियोस बना ली थी एंड अब वो उसी वीडियोस के बारे में बात कर रहा था। वो अपने बड़े भाई से कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा और तुम कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अब ये बात सुनकर बड़ा भाई थोड़ा सा शांत हो जाता है। उसके बाद आसिफ अपने बड़े भाई को कहता है कि अब जब तुम बच ही गए हो तो तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, मैं किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। एंड आसिफ अपने बड़े भाई को कुछ पैसे भी देता है वहाँ से बाहर जाने के लिए। रात के लगभग 9 बज चुके थे। आसिफ का बड़ा भाई वहाँ से कोलकाता की बस पकड़कर कोलकाता चला जाता है एंड आसिफ अब सोचने लगता है कि आखिर इन ताबूतों का क्या किया जाए,
क्योंकि आसिफ का बड़ा भाई जब अपने ताबूत से बाहर निकला था और उससे पिस्तौल छीन ली थी तो उसने बाकी सभी ताबूत के ढक्कन भी खुलवा दिए थे। अब आसिफ अपने ही गोडाउन में जहाँ पर वो लकड़ी का काम किया करता था वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है। उस गड्ढे की गहराई लगभग 6 फुट थी और चौड़ाई 12 या फिर 13 फुट के करीब थी। इस गड्ढे को खोदते हुए सुबह के लगभग 6 बज चुके थे, बट क्योंकि इस घर से अक्सर ही तेज म्यूजिक की एंड लकड़ी के कुछ काम के टक टक की आवाज़ आया करती थी, इसीलिए पड़ोसियों को भी कुछ अजीब नहीं लग रहा था। उसके बाद आसिफ उन सभी डेड बॉडीज़ को उस गड्ढे में डाल देता है। अब उसका बड़ा भाई आरिफ जो कि अभी कोलकाता में रह रहा था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था एंड उसके पास अब पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी उसको एक बार फिर से आसिफ का कॉल आता है एंड आसिफ आरिफ को कहता है कि अगर तुमने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो ध्यान रखना मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो कॉल काट देता है। अब आरिफ अपने मामा शीश मोहम्मद को कॉल करता है एंड उनसे पूछता है कि अगर उनको कुछ दिक्कत ना हो तो क्या वो उसके घर पर आ सकता है कुछ दिन के रहने के लिए। एंड उसके मामा उससे कहते हैं कि ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ सकते हो। आरिफ वहाँ पर चला तो जाता है बट बहुत ज़्यादा बुझा बुझा सा बहुत ज़्यादा उदास रहता है, जिस वजह से उसके मामा को लगता है कि कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। इसीलिए वो उसके पेरेंट्स को यानी कि आरिफ के मम्मी पापा को कॉल करते हैं, बट आसिफ ने उनको पहले ही मार दिया था, इसीलिए उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद वो आसिफ को कॉल करते हैं एंड उससे पूछते हैं कि इतने दिन हो गए हैं ना तुम्हारे मम्मी का कॉल लग रहा ना तुम्हारे पापा का कॉल लग रहा, क्या बात है। आसिफ कहता है कि मम्मी पापा अमेरिका गए हैं, जब वो जाएंगे तो तुम्हें खुद कॉल कर लेंगे, मुझे परेशान मत करना। आसिफ एक थोड़ा बिगड़ा हुआ लड़का था एंड वो सबसे उखड़ उखड़ कर बात करता था, इसीलिए उसने अपने मामा से भी ऐसे ही बदतमीजी से बात की थी। अब क्योंकि आसिफ घर पर बिल्कुल अकेला रह रहा था, उसने सबको पूरी अपनी फैमिली को मार दिया था एंड जो उसका बड़ा भाई आरिफ था वो अपने मामा के यहाँ पर रह रहा था। तो आसिफ पास वाले एक होटल से खाना लगवा लेता है। वो सुबह शाम उसको खाना देकर जाते थे। एक दिन अचानक से आसिफ का अपने मामा शीश मोहम्मद के पास कॉल आता है एंड कहता है कि जब हम ज़मीन खरीद रहे थे तो तुमने कुछ पैसे दिए थे, आओ वो पैसे लेकर चले जाओ। ये बात सुनकर उसके मामा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बट वो एग्जैक्ट उसी दिन नहीं जाते क्योंकि उनको कुछ काम था। उनको जाने में 3-4 दिन लग जाते हैं, बट जब वो वहाँ पर जाते हैं तो आसिफ उनके लिए गेट भी नहीं खोलता एंड वो कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें बुलाया था तुम उस दिन नहीं आए, अब जिस दिन मैं तुम्हें कॉल करूं उस दिन आना और जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब उसके मामा कहते हैं कि एटलीस्ट मुझे घर के अंदर तो आने दे, बट आसिफ ऐसा नहीं करता। वो उनको धमकी दे देता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब आसिफ का ही एक पड़ोसी नौशाद था, उसके मामा नौशाद से बात करते हैं। नौशाद बताता है कि कुछ दिनों से ये घर पर ही रहता है, ना कहीं पर आता ना कहीं पर जाता है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और अब 3 महीने निकल जाते हैं। अब उसके मामा जब आसिफ के पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करते हैं उनका फ़ोन अक्सर स्विच ऑफ आता है, इसीलिए वो आसिफ के बड़े भाई आरिफ यानी कि जो लड़का उनके साथ रह रहा था उससे पूछने की कोशिश करते हैं। आरिफ शुरू में कुछ भी नहीं बताता, बट जब उसके मामा उस पर थोड़ा सा दबाव डालते हैं, उसको थोड़ी सी अश्योरिटी देते हैं, उससे प्यार से पूछते हैं कि बेटा बता मैं तेरे साथ हूँ, आखिर हुआ क्या है, तो आरिफ टूट जाता है और अपने मामा को सारी बात बता देता है कि 28 फरवरी 2021 को क्या हुआ था, कैसे आसिफ ने पूरी की पूरी फैमिली को नींद की गोलियां देकर मार डाला एंड उसको नहीं पता कि अब उसने कहां पर उनको डेड बॉडीज़ को दबाया हुआ है। जिसके बाद आरिफ के मामा शीश मोहम्मद आरिफ को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पर सारी की सारी डिटेल्स बताते हैं। अब पुलिस बिल्कुल भी देर नहीं करती और सीधा आसिफ के घर पर पहुंच जाती हैं एंड पूरे घर को घेर लेती हैं। उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। अब हर क्रिमिनल की तरह आसिफ भी पहले यही बोल रहा था
कि उसने अपने पेरेंट्स को नहीं मारा, वो अमेरिका गए हुए हैं। बट जब पुलिस उस पर जोर डालती है तो आसिफ सारी चीज़ें बताने लग जाता है। अब उसने पुलिस को यह भी बता दिया था कि उसने अपनी पूरी फैमिली की डेड बॉडी को उसी गड्ढे में, जो कि उसका गोदाम है उसमें एक गड्ढा है, वहाँ पर दफनाया हुआ है। पुलिस उस गड्ढे को खोदती है और लगभग 6 फुट खोदने के बाद उनको 4 डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जो कि आसिफ के मम्मी, आसिफ के पापा, आसिफ की दादी और आसिफ की बहन की थी। एंड अब आसिफ ने पुलिस को बताया कि उसको अपने घर में हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती थी, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिद करनी पड़ती थी। दरअसल उसने हाई स्कूल के बाद एक कोर्स किया था जिसकी हेल्प से वो रिसर्च करना चाहता था और नासा को ज्वाइन करना चाहता था, बट उसके लिए उसे 23 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। जब उसने ये बात अपने पापा को बताई तो उन्होंने पहले शुरू में मना कर दिया, बट जब उसने बहुत ज़्यादा जिद की तो उसके फादर को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी और ज़मीन बेचकर जो पैसे आए उन्होंने उसमें से 23 लाख आसिफ को दे दिए। हालांकि आसिफ ये 23 लाख लगाकर भी नासा में नहीं जा पाया। एंड जब उसको बाद में कुछ सामान खरीदने की ज़रूरत पड़ी, जैसा कि लैपटॉप, मोबाइल, वॉचेस, इस तरीके का सामान खरीदने की ज़रूरत पड़ी, तो उसने फिर से अपने पेरेंट्स से कहा। एंड इस बार उसके पेरेंट्स ने उसे साफ मना कर दिया, जिस वजह से वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया। एंड जब कुछ वक्त बाद वापस घर पर आया तो उसके पेरेंट्स ने उसे बच्चा समझकर माफ़ कर दिया। बट आसिफ की अभी भी कोई भी आदत नहीं बदली थी। वो किसी किसी चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स से जिद करता रहता था, चाहे वो उसके काम की हो चाहे ना हो। एंड इसी बात से उसे उसके पेरेंट्स से डांट भी पड़ती रहती थी। एंड अब ये डांट आसिफ को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। इसी वजह से उसने अपने पेरेंट्स को मारने का डिसाइड किया था। एक वजह यह भी थी अपने पेरेंट्स को मारने की कि उसके पेरेंट्स ने उसकी बहन की शादी के लिए 10 लाख रुपये इकट्ठे किए हुए थे। एंड आसिफ को लग रहा था कि ये उसकी बहन को 10 लाख रुपये देने के लिए तैयार हैं, मगर उसके सामान लेने में या फिर किसी चीज़ में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे, जिस वजह से उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड इसीलिए उसने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को मार डाला था। अब मालदा में जब ये केस गया तो वहाँ के जज ने आसिफ को फांसी की सज़ा सुना दी और कहा कि आसिफ को जब तक फंदे पर लटकाया जाए, जब तक उसकी जान ना निकल जाए। एंड आसिफ अभी मालदा की जेल में बंद है एंड उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी है। अगर उसका फैसला भी आसिफ के खिलाफ आया तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देगा एंड हो सकता है कि फाइनल जजमेंट आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। एंड दिस इज़ द केस ऑफ आसिफ। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर तुम्हें इसी तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।